जय हिंद माय फ्रेंड्स। भारत के अंदर हमने कई स्टेट्स को पढ़ लिए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। और इसके बाद अगली श्रृंखला में पढ़ने वाले हम लोग हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इसके बारे में एक एक पॉइंट व्यू और फैक्ट, साथ में इसमें जो पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन्स रेंज हैं, प्लेट्यू यानी पठार, नदियाँ, साथ में इसमें जो जो महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं, स्थान हैं, बड़े अच्छे तरीके से समझ करके और उसे देखते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे। और मध्य प्रदेश का जो प्राकृतिक मैप होता है, जिसमें पर्वत, पठार, नदियाँ आदि देखे जाते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। तो प्लीज़ साथियों, आप लगातार आप देख रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं, इसमें विंध्याचल पर्वत, जिसे हम विंध्य पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो विंध्य पर्वत है मेरे प्यारों साथियों, विंध्य पर्वत, यह विंध्य पर्वत बहुत ही पुराना है और लगभग गोलाकार है, यानी ये इसकी आकृति को मिला के गोलाकार की तरह है। और विंध्य का नाम मतलब होता है शिकार, शिकारी या शिकार करना, या किसी भी एनिमल्स को उसको घेर लेना या ट्रैप कर लेना, मतलब बांध लेना, एक तरीके से बोल सकते हैं। और इसका अर्थ बनता है विंध्य का शिकारी। तो विंध्याचल पर्वत कहाँ पे है? तो यह केवल मध्य प्रदेश तक ही यह सीमित नहीं है, बल्कि ये जो विंध्याचल यानी विंध्य पर्वत है, यह कुल 4 राज्यों में विस्तार है। यह रहा विंध्य श्रेणी यानी विंध्याचल श्रेणी। और इसका जो विस्तार है, यह एमपी, पता ही है एमपी में रहेगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ अगर देखें तो देखिए छत्तीसगढ़ यहाँ तक, इसी के साथ गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों में विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। और यह एक ब्लॉक टाइप का पर्वत है, मतलब पर्वतों को बांटा जाता है। तो उसमें ब्लॉक पर्वत, ब्रह्मोत्कच पर्वत और जैसे हमारा हिमालय है, वलय पर्वत, इस तरह से पर्वतों को बांटा जाता है। और यह मुख्यतः जो है कई चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट पत्थर यहाँ पे मतलब इस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है ब्लॉक पर्वत। अगर ये देखें कि कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बता साथियों कि यह अरावली पर्वत, आप देख सकते हैं अरावली पर्वत कहाँ पे है, राजस्थान। यह अरावली पर्वत यहाँ से ले करके पूरा मिर्ज़ापुर यानी उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर जहाँ पड़ता है, यहाँ के आसपास, तो यहाँ से लेकर के पूरा ये वाला एरिया विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। बता दें कि इसमें केवल एक ही, ऐसा नहीं केवल विंध्याचल श्रेणी ही एक ही है, इसमें भी कई सारी श्रेणियां हैं जिनसे यह मिलकर बनता है, जिसमें कैमूर श्रेणी। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके और भी चीज़ों को अच्छे तरीके से। हम इसका मैप बनाएंगे मध्य प्रदेश का, और फिर हम समझते हैं कि कैमूर श्रेणी कहाँ कहाँ तक आ सकता है। यह मैप खुद है, यहीं पे देख सकते हैं। तो ये रहा हमारे प्यारे साथियों विंध्याचल पर्वत। यह विंध्याचल पर्वत की श्रेणियाँ देख रहे हैं आप। अगर इसके नीचे देखें तो यह
भारनेड पर्वत श्रेणी, मतलब कि कई श्रेणियों से में इसका विस्तार है। भांडेर पर्वत श्रेणी है। इधर की तरफ ये जो है कैमूर की पहाड़ियाँ। इधर की तरफ आगे बढ़ें तो यह सोनपुर की पहाड़ियाँ, जहाँ पे सोनभद्र यानी जो है यहाँ पे देखिए यह सोनभद्र की पहाड़ियाँ इधर है। और ठीक इसी के नीचे मैकाले की पर्वत श्रेणी, ये जो है मैकल श्रेणी है, मैकाले की पर्वत श्रेणी है। यह अमरकंटक मैकाले की सबसे ऊंची चोटी है और यही विंध्याचल पर्वत श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी है। हमने बताया कि विंध्याचल श्रेणी केवल एक नहीं है, बल्कि इसमें कई श्रेणियां मिलकर बनी हैं। इसमें मैकाले श्रेणी, कैमूर श्रेणी, यह भांडेरनेट श्रेणी, भांडेरनेट पर्वत श्रेणी, और ये इसके इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणियां हैं। सोनपुर भी श्रेणी जो है इसी में आएगा। तो समझ सकते हैं कि मैकाले की जो पर्वत श्रेणी है यह अमरकंटक पर है, और कैमूर जो है यह हमारे जो है ये भी पर्वत श्रेणियाँ हैं। कैमूर की पर्वत श्रेणियाँ पहाड़ियाँ जो कि उत्तर प्रदेश और जो मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र है यहाँ तक इसका विस्तार मात्र हो सकता है या है भी, ठीक है। और इसमें राजपीपला एक और यहाँ पे है, यहाँ पे साथ में यहाँ पे पारसनाथ की पहाड़ियाँ भी इसी में है। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पे है, तो यह झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। पारसनाथ की पहाड़ी ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में है, तो यह भी यहीं पे है। यहाँ से कई नदियाँ भी निकलती हैं, यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं, जैसे में सोन, बेतवा, केन आप जानते ही हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम इसे बनाएं अच्छे से समझें तो यह रहा प्यारे साथियों विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ही चंबल नदी निकलती है, जो कि यहाँ पे यमुना नदी में जाके मिल जाती है। आगे की तरफ यहाँ पे इटावा है जहाँ की मिलती जाके। इधर की तरफ यहाँ से एक और नदी डायरेक्ट निकलती है, जो कि इसमें मिलती है चंबल में, और ये नाम है काली सिंध। फिर चंबल, ठीक है, ये चंबल ही है, काली सिंध हो गया, और सिंध, ठीक है। फिर ये निकलती है सिंध नदी यमुना जाके मिलती है। सिंध बेतवा केन, यह पूरी तरह के सभी जाके यमुना नदी में मिलती हैं अलग अलग। तो यहाँ से निकलने वाली ये इम्पोर्टेंट्स नदियाँ हैं। और देखें इस पर कौन कौन से पठार हैं, क्योंकि पर्वत पर ही पठार होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है इस विंध्याचल श्रेणी के। तो मालवा का पठार जानते हैं बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है, और मालवा के पठार पर ही राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा साझा होता है। और यह जो है कई राजा जो कि इस मालवा के पठार से रिलेटेड रहे हैं, संबंधित रहे हैं। इसी के नीचे और पठार हम देखें तो बुंदेलखंड का पठार, ये उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे तो इधर की तरफ बुंदेलखंड की पठार इधर पड़ता है, बुंदेलखंड का पठार। ठीक नीचे ही यह भांडेर श्रेणी के बगल में यह भांडेर का पठार भी पड़ता है, मतलब कि जिस नाम से है उन्हीं के नाम से पठार भी यहाँ पे देखा गया है। अब अगर कैमूर की पहाड़ियाँ देखें तो कैमूर की पहाड़ियाँ जो है यहाँ भी छोटी मोटी पठार हैं। यह हमारे पढ़ने के लिए औचित मतलब आवश्यक उतना नहीं है। इसी के आगे बढ़ें तो इसी के विस्तार मात्र में ही है बघेलखंड का पठार, यानी बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार दोनों विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है और हिस्सा भी है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। देखिए विंध्याचल श्रेणी की बात करें तो इसे हम समझ सकते हैं। देखिए
ये जो है नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, यह आपको पता है कहाँ से निकलती है? तो चूंकि यह विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा रेंज को अलग करती है, और यह जो है नर्मदा नदी, यह मैकाले की पर्वत श्रेणियों से निकलती है, मैकाले की पर्वत श्रेणियों से निकलती है। और बताया हमने कि मैकाले पर्वत श्रेणी पर ही विंध्य पर्वत श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक स्थित है, और यह 1057 मीटर ऊंची है। तो ये रहा नर्मदा नदी, और यहाँ पे मैकाले पर्वत श्रेणी है, यहाँ से जो है निकल रही है नर्मदा नदी। फिर यहीं से ही नर्मदा नदी के बगल से, यहाँ से विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ही माही नदी निकलती है। यहाँ पे इधर की तरफ देखें तो यह चंबल नदी, हमने बताया कि चंबल निकल करके यह जाकर यमुना नदी में विलीन हो जाती है। और देख सकते हैं कि ये जो है दोनों, ये एरिया जो है नीचे सतपुड़ा की श्रेणी है और ऊपर की तरफ विंध्याचल की पर्वत श्रेणी है। और सबसे ऊंची चोटी हमने बताया कि मैकाले पर ही है, और यह अमरकंटक की चोटी है जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी में ही आती है। तो यहाँ तक साथियों हमारे आशा है मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग धूपगढ़, ठीक है, मतलब कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। तो आप देख सकते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यह नर्मदा नदी के नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ विंध्याचल पर्वत, नीचे की तरफ सतपुड़ा या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है यह दो नदियों के बीच में आती है, एक ताप्ती और नर्मदा। इसके नीचे एक नदी है, ये ताप्ती नदी है, इसके नीचे ताप्ती नदी है, और ये ताप्ती नदी के बीच में पड़ती है, इसलिए ये इसे भ्रंतोष पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि दो नदियों जब है दो नदियों के बीच में जो पड़ती है उसे भ्रंतोष या उठा हुआ जो होता है, खाली जगहों के बीच में अगर कोई जगह उठा है तो उसे कहते हैं भ्रंतोष या ब्लॉक भी पर्वत कहते हैं। तो वैसे भी धूपगढ़ ब्लॉक पर्वत इसे हम कहते हैं। और यह ग्रेनाइट और बेसाल्ट, यह किससे साथियों? तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट से बनी हुई पर्वत श्रृंखला है। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट से बना हुआ श्रृंखला है। और मेरे प्यारे साथियों यह केवल एक ही राज्य में यह भी नहीं है, बल्कि यह जो है 4 राज्यों में इसका विस्तार है। जैसे मध्य प्रदेश, बिल्कुल मध्य प्रदेश में ही रहेगा, इनका ज़्यादा एरिया मध्य प्रदेश में ही है। बाकी छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के बाद इसका गुजरात में और महाराष्ट्र में, मतलब कि 4 राज्यों में इसका विस्तार है। और इसकी जो ऊंची चोटी है धूपगढ़ है, इसकी ऊंची चोटी हमने बताया कि धूपगढ़ है। देखिए यहाँ पे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और किस पर्वत पर है? तो सतपुड़ा की रानी महादेव पर्वत पर, महादेव पर्वत पर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, और जिसे हम सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। किस पर्वत चोटी को? तो महादेव की पहाड़ियों को। ओके साथियों, और इसी के बगल में ही है ये चीज़। और इसमें देखें तो इसमें गवीलगढ़ की पहाड़ियाँ भी शामिल होती हैं, और ये सब मिल करके बनती हैं। तो हमने बताया कि इसमें राजपीपला पर्वत श्रेणी शामिल है, और मैकाले आपको पता ही है कि मैकाले जो है दोनों में है, यानी मैकाले की जो पर्वत श्रेणी है वह तो सतपुड़ा में है, लेकिन जो उसकी ऊंची चोटी है वह विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आता है, ठीक है। और महादेव पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी ही है इसकी धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। बता दें कि धूपगढ़ और अमरकंटक में सबसे ऊंची जो चोटी हो तो वह धूपगढ़ी है, जो कि 1350 मीटर की ऊंचाई पर है। ओके मेरे प्यारे साथियों, तो अगर पठार की बात करें इसके आसपास, तो पठार भी हैं छोटे मोटे, जैसे में बैतूल का पठार, बैतूल की पठार यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के रेंज में ही आता है, इसी के बीच में है बैतूल का पठार। और
बात करें तो इसमें ही मैकाले जो मैकाल पर्वत है, इसके भी जो निचला हिस्सा है वो अभी पठार के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे बताया जाता है। तो सतपुड़ा रेंज से कही जाए, अगर देखी जाए तो कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो एक ताप्ती नदी निकलती है जो कि यही सतपुड़ा रेंज से निकल करके यह भी गुजरात में जो है खंभात की खाड़ी में जाके विलीन हो जाती है। ठीक है मेरे पास प्यारे साथियों, अब इसी की तरफ अगर नीचे बढ़ें तो अजंता की पहाड़ियाँ हैं, अजंता की पर्वत श्रेणी है जो कि ताप्ती के नीचे आता है। ठीक है, ताप्ती नदी के नीचे आता है। अब ताप्ती नदी के नीचे जो अजंता पर्वत है यह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि यह मध्य प्रदेश का पर्वत श्रेणी है जो कि उसी में पड़ता है। बाकी इसमें अन्य जानकारी अगले वीडियो में लेने वाले हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में इन विंध्याचल और सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनका विस्तार है। ठीक है, और विस्तार के साथ साथ ही इतना ही नहीं, यहाँ पे और भी पर्वत श्रेणी है जो कि बिल्कुल अलग है। ठीक है, पर्वत श्रेणी है अगर छत्तीसगढ़ में कहें तो यहाँ पे जो पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे यह पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और यहीं पे जो है हमने बताया कि हजारीबाग पर्वत श्रेणी जो कि झारखंड में है हजारीबाग, तो इसको पढ़ते हैं और चलते हैं आगे जो है। तो ये जी की पर्वत श्रेणियाँ हैं बड़ी ऊंची ऊंची होती हैं और इन्हीं बीच जो घाटी होती है अब मानव लोग इसी में घर बना करके अपना रहन सहन अपना घर बनाते हैं और यहीं पे ही रहते हैं। तो ये देखिए जो पर्वत श्रेणी है, अगर हम देखें इधर से थोड़ा सा आइए देख लेते हैं, यहाँ पे समझ में आएगा आपको कौन कौन से पर्वत श्रेणी यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इसके बीच में नर्मदा नदी निकलती है। यह हो गया सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, यह सतपुड़ा श्रेणी है और इसके बीच में ताप्ती नदी जो है ये निकल रही है। महादेव पर की पहाड़ियाँ पूरी तरह से इसी पर ही है। अब नीचे दक्कन की पठार है या अजंता की पहाड़ियाँ, यह आने वाले कल की जो है मैटर है। ऐसे ही छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार जिसे हम भारत का रूर कहते हैं। भारत का रूर, रूर मतलब कि जहाँ पे मिनरल्स जैसे कोयला लोहा आदि मिलते हों और जो खदा मतलब खनिज के रूप में प्रचुर हो और हमारे देश की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, उसे रूर कहते हैं। ऐसे जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट है वहाँ पे एक स्थान है रूर, और उसी के तुलना कर करके अन्य देशों में रूर को समझा जाता है कि कौन किस देश का रूर है। तो भारत का जो रूर है क्या है, छोटा नागपुर का पठार है जो कि छत्तीसगढ़ में ही आता है। ये छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में ही देख सकते हैं आप, तो झारखंड में छोटा नागपुर ये पठार है और ठीक यहीं पर ही, यहीं के पास में ही ये पारसनाथ की चोटियां हैं इसी पर। और पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी जो है वह आप जानते ही हैं, जो कि पारसनाथ की ऊंची चोटी होती है यहाँ पे। और हजारीबाग पर्वत यह भी झारखंड में ही है, हजारीबाग की चोटी। और रामगढ़ की पहाड़ियाँ ये भी झारखंड में ही आती है। अब छत्तीसगढ़ में ये देख रहे हैं पूरा पूरा मैदान है और इधर की तरफ जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इन्हीं का विस्तार है यहाँ पे। और छत्तीसगढ़ में जो रायपुर की पहाड़ियाँ यहाँ पे रायपुर है, तो रायपुर यहाँ पे इसकी राजधानी है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में ही दंडकारण्य की पठार है, नीचे की तरफ दंडकारण्य का पठार यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और जो दंडकारण्य पठार है इसकी ऊंची चोटी वह बेलाडीला जो कि 1240 है। बेलाडीला जो है यहाँ पे है वो कि 1240 मीटर ऊंची है। तो इस तरह मेरे प्यारे साथियों हमने देखा कि कौन कौन से पहाड़ियाँ हैं जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ में कोई ज़्यादा पहाड़ियाँ तो विशेष थी नहीं,
उसमें दंडक का पठार था, यह भी एक महत्वपूर्ण है। बाकी जो भी है पार्श्वनाथ की चोटियाँ ये सब छत्तीसगढ़ और झारखंड के ठीक है बॉर्डर पर ही हैं, ठीक है। और ये सब हमने चीज़ें पढ़ चुकी हैं, ठीक है। और अब आगे की तरफ बढ़ें तो उड़ीसा में भी कुछ पहाड़ियाँ हैं उड़ीसा में। तो इसमें एक गड़जात की पहाड़ी, अगर यहाँ पे उड़ीसा हम बनाएं तो यहाँ पे अगर उड़ीसा का मैप अगर बनाना चाहें तो आप भी बना सकते हैं, और हमारे साथ ज़रूर आप बनाइएगा, क्योंकि आपको इसे बनाने से जो इसके बारे में जानकारी पता चलती है, और इसकी मैप अगर आपको पता रहेगा तो आप ज़रूर जो है कभी भी इसका आंसर ढूंढ सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो अभी मैप बनाते हुए सीखिए। तो अगर इधर की तरफ देखें तो यहाँ पे गड़जात की पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं, गड़जात की पहाड़ियाँ जो कि उड़ीसा में यह पड़ता है। और यहाँ पे नायागढ़ की पहाड़ियाँ, साथ में नायागढ़ की पहाड़ियाँ भी हैं, नयागढ़ की पहाड़ी। इसी के साथ साथ इधर कोने में यानी देख इसके किनारे किनारे यहाँ पे पूर्वी जो है चोटियाँ हैं या पूर्वी श्रेणी है, या इसे पूर्वी घाट श्रेणी बोल सकते हैं। पूर्वी घाट थोड़ा सा कटा फटा है, क्योंकि यहाँ पे जो श्रेणी है थोड़े दूर दूर पर है, जबकि पश्चिमी श्रेणी जो है या पश्चिमी घाट जो श्रेणियाँ हैं वह कटी फटी नहीं है, लगातार हैं। और इसी तरह से इस तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, यह आपको साथियों पता है और होना चाहिए। नदियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी बहती है यहाँ से, इसके बारे में बात करेंगे और देखते हैं आगे की तरफ जो है कैसे इसे करना है। पूर्वी घाट की हमने बताया कि यह समुद्र के किनारे किनारे एक श्रेणी बनी हुई है, और इसकी चोटी जो ऊंची चोटी है यह जो है महेंद्रगिरी चोटी है, महेंद्रगिरी है साथियों। और नदियाँ देखें तो अगर यह इंडिया है या सीधे सीधे अमरकंटक की जो पहाड़ी है यहाँ पर देख लेते हैं, मैकाले की पर्वत श्रेणी, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक तो नर्मदा नदी निकलती है इधर की तरफ, ऊपर की तरफ सोन नदी निकलती है जो कि गंगा में मिल जाती है पटना के समीप, और इधर से ही एक रिहंद नदी निकलती है जो कि इसी सोन नदी में मिल जाती है आगे जाके बिहार में। एक नदी इधर से निकलती है और यह उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह मुख्य नदियां हैं, और यहाँ से दामोदर नदी निकलती है यहाँ से, और यह दामोदर नदी निकल करके पश्चिम बंगाल होते हुए हुगली नदी जो है उसी के आसपास होते हुए यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और छत्तीसगढ़ में बात करें तो एक इंद्रावती नदी है, इसी पर्वत श्रेणी के ठीक बगल से ही निकल करके यह गोदावरी नदी में जाके मिलती है। इधर से आके यहाँ पे गोदावरी नदी यहाँ से गई हुई है और इसमें आके यह मिल जाती है। और हमने बताया कि यह नर्मदा नदी है, और यहाँ पे ताप्ती नदी है जो कि इसी के बगल से ही यहाँ पर से यह निकलती है। इसी के बीच सतपुड़ा नदी है, और इसके नीचे यह अजंता की पहाड़ी है, और इधर ऊपर अमर विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो जब विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहाँ पे है तो ये भी देख लेते हैं। और यहाँ पे अरावली पर्वत, अरावली के इधर से लूनी नदी निकलती है, इधर की तरफ बनास, और जो बनास निकलती है वह चंबल नदी में जाके मिलती है। यहाँ पे चंबल नदी है, और यहीं से आ रही है यमुना नदी, ठीक है। और इधर से आगे गंगा नदी, और इधर कैसे एटा में मिली है या इटावा में मिली है, जहाँ से यह काली सिंध नदी, फिर सिंध, बेतवा और केन यमुना नदी में जाके मिली हुई हैं। तो ये रहा मेरे प्यारे साथियों नदियों का
कैसे कैसे इनका रेखा चित्र बन सकता है, या कैसे कैसे यह गई हैं, कहाँ पे मिली हैं, किस राज्य में इनका स्थान है। तो ये पूरा पूरा एमपी में ही यह नदियाँ हैं ऊपर वाली, यह चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और यह जो है काली सिंध यह है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, अब चलते हैं इसके राजनीतिक मैप पर, और एक एक जो जगह है उनका क्या महत्व है वो भी हमें जान लेना चाहिए। बिल्कुल साथियों, तो आइए चलते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का पहले मैं मैप बनाना चाहूँगा, और आप भी हमारे तरफ मैप बनाइए। तो ये रहा मेरे प्यारे साथियों यह मैप, यह पूरी तरह से अंदर घुसा हुआ है, और यही जो है उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला है, यहाँ पे ये जो बीच में है। और इस तरीके से यह आगे बढ़ा के हम ले चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर, और ये छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। अब फिर वापस इधर लेके आ रहे हैं, तो ये रहा महाराष्ट्र का बॉर्डर, यह है साथियों महाराष्ट्र का बॉर्डर। और फिर इधर की तरफ ऐसे घुमा है, घुमा करके इधर आया है, और ये रहा जो है गुजरात का बॉर्डर, और गुजरात के बॉर्डर के साथ ही मध्य प्रदेश का बॉर्डर ऐसे बना हुआ है, और इस तरीके से यह है। तो ये रहा मेरे प्यारे साथियों एमपी यानी मध्य प्रदेश। इस तरह से मध्य प्रदेश बनेगा। और सबसे पहले यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है मुरैना, जो मध्य प्रदेश का एक शहर है, जिला भी है। और यहाँ पे 64 योगिनी मंदिर स्थित है, और हमारे एग्जाम में लगातार ऐसा पूछा जाता है। 64 योगिनी मंदिर मुरैना में है। ग्वालियर ठीक इसी के नीचे है, और ग्वालियर एक सिटी है और एक ज़िला भी है, और यहीं के तानसेन थे, यहाँ के तानसेन थे। आपको पता है कि झांसी की रानी जो है वह रानी से झांसी की, लेकिन उनका टॉम ग्वालियर में बना हुआ है, उनकी जो समाधि है ग्वालियर में है। ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे महादेव नाम का एक पार्क भी है, जो नेशनल पार्क हो सकता है, नेशनल पार्क नहीं है बल्कि एक जिला की तरह एक राज्य का है, एक जैव आरक्षण बोल सकते हैं इसको। और नीचे की तरफ शिवपुरी यहाँ पे है, यह शिवपुरी। इधर की तरफ दतिया नाम सुने होंगे, और यहाँ पे है भिंड। ठीक है, भिंड भी इतिहास के पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंट रहा है अभी। ठीक इसके नीचे इधर की तरफ बढ़ें, और नीचे होते हुए तो यहाँ पे है विदिशा। और विदिशा साथियों जो राजधानी थी वह किसका था? शुंगों की राजधानी थी। और इसी के नीचे ही सांची स्तूप बना है, जो कि अशोक द्वारा ये सांची स्तूप बनवाया गया था। इधर की तरफ रायसेन जिला है, और रायसेन में भीमबेटका के शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग यहाँ पे पाए जाते हैं। और इस रॉक पेंटिंग को हमारे यूनेस्को ने इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में शामिल किया है, यूनेस्को सूची में शामिल कर लिया है। इसके नीचे की तरफ बढ़ें तो होशंगाबाद। होशंगाबाद में पेपर बनाया जाता है, जो नोट छापने वाले होते हैं, पेपर बनाए जाते हैं होशंगाबाद में। ऐसे ही नीचे की तरफ बैतूल है। बैतूल जो है किससे संबंधित है? अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आंवला में तेल शोधन कारखाना है आंवला में। ओके, अब इधर की तरफ बढ़ते हैं, इधर की तरफ बाद में देखेंगे। जब इधर की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे है बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर में एक दर्रा है जिसका नाम है बुरहानपुर, और इस दर्रे से होकर के मध्य प्रदेश में से महाराष्ट्र जाने का एकमात्र रास्ता है बुरहानपुर दर्रा। ठीक इसी के बगल में ही है नेपानगर। नेपानगर जो है यहाँ पे नोट छापने वाले कागज़ की कंपनी है और कारखाना भी है नेपानगर। ठीक है, और इधर की तरफ खंडावा। ठीक है, खंडावा ये भी एक पर्यटन स्थल है बोल सकते हैं। यहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, जैसे ऊटी है, मनाली है, ये सब यहाँ पे है। ओंकारेश्वर, यहाँ पे ओंकारेश्वर
का जो शैव मंदिर है, शिव का मंदिर ओंकारेश्वर में, आपने इसे पढ़ा होगा और इसका नाम सुना होगा, ओंकारेश्वर मंदिर। ठीक इसी के ही बगल में यहाँ पे आगे यह हाईवे पर ही है, इसका नाम है इंदौर। इंदौर जो ज़िला है और साफ़ सफाई में सबसे पहले नंबर पर और पहला रैंकिंग प्राप्त करता है। और अपने स्थान को साफ़ सफाई करने के साथ साथ ये जो कुछ जो साफ़ सफाई कर करके जो प्लास्टिक के बाटल है उसको अगर कोई लेके आता है उसके सेंटर पर, तो उन्हें खाना दिया जाता है, जिससे जो गरीब तबके के लोग हैं ये बड़े ही उत्साही रहते हैं और सफाई भी आसानी से हो जाती है। और यह सबसे स्वच्छ शहर में इसका नाम शुमार है। इधर की तरफ पीथमपुर, यह साथियों पीथमपुर, और पीथमपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे रेल कारखाना यहाँ पे है, रेल कारखाने के लिए यही इम्पोर्टेंट है, जाना जाता है। धार का किला भी है यहाँ पे, धार का किला यहीं पे है। और बाघ की गुफा, यहाँ देखिए बाघ है, बाघ नाम लिखा है, तो बाघ की यहाँ पे गुफा भी है यहाँ पे। और झबुआ यहाँ पे है, झबुआ। और रतलाम देखिए, उज्जैन, आपको पता है उज्जैन में क्या होता है, उज्जैन में महाकुंभ मेला लगता है और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। रतलाम भी एक जगह है या इम्पोर्टेंट जो है डिस्ट्रिक्ट है यहाँ की रतलाम। मंदसौर का अभिलेख, आपने नाम सुना होगा, मंदसौर का अभिलेख कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। और यह अभिलेख किस मतलब कि साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऊपर की तरफ बढ़े तो नीमच भी एक पर्यटन स्थल है और इसी के ठीक बगल में ही लगभग 100 किलोमीटर दूर गांधी सागर बांध बना हुआ है। और गांधी सागर बांध किस नदी पर है, चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध। इसी के ठीक बगल में राणा सागर बांध भी है, ठीक है, जो कि राजस्थान में यह आता है। तो इस तरफ हमने एक एक करके जितने भी महत्वपूर्ण शहर थे हमने उसे पहचाना और समझा। अब यहाँ से बढ़ें तो हमने इसको देखा था, यह रायसेन था। रायसेन जहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं पाई गई हैं और यहाँ पे अवस्थित भी है। अब इधर की तरफ बढ़ें आगे तो यहाँ पे तावा जलाशय है जो कि इसी नदी पर बनाया गया है। इधर की तरफ पंचमढ़ी, यह है पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी क्या है, तो एक घाटी है, पंचमढ़ी घाटी है और एक पार्क भी है जो वन्य जीव अभ्यारण्य होता है। इसी के नीचे छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा में हमेशा बात होती रहती है। छिंदवाड़ा के एक नेता हैं जो मामा यहाँ पे हैं। ऊपर की तरफ अगर बढ़ें अब आगे तरफ तो कोई विशेष जगह है तो नहीं है, लेकिन इधर एक टीकमगढ़ यहाँ पे है, यह भी एक है। और यहाँ पे छतरपुर, तो छतरपुर का जो एक महल है, छतरपुर की रानी का महल है छतरपुर में। और ठीक इसी के बगल में यहाँ पे खजुराहो है। और खजुराहो में जैन मंदिरों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। और खजुराहो का जो मंदिर है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वहाँ पे जो है जो शैल चित्र बनाए गए हैं, शैल क्या उस पर कलाकारी की गई हैं और मूर्तियाँ बना के उस पर बनाई गई हैं, लगाई गई हैं। और खजुराहो का जो निर्माण है वह चंदेल शासकों ने किया था और जो मंदिर है उसका भी निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा ही किया गया है। आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे सतना के बगल में ही मैहर है और इसी के पास में ही रीवा भी है। तो सतना, रीवा, मैहर यह विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के ऊपर ही है। कटनी ठीक इसके आगे है। और जबलपुर ठीक है थोड़ा सा आगे है। और जबलपुर में जो है यहाँ पे आर्मी के व्हीकल्स बनते हैं जबलपुर में। और कटनी में रेलवे डिवीज़न है, कटनी में रेलवे डिवीज़न है और यह जबलपुर में है, आर्मी व्हीकल्स बनता है। मांडला में फोसिल पार्क है, ठीक है। मांडला में क्या जीवाश्म पार्क मांडला में पड़ता है जो कि मध्य प्रदेश में है। और ठीक इधर की तरफ कान्हा नेशनल
पार्क है। इधर की तरफ बालाघाट, आपने नाम सुना होगा। और अमरकंटक की जो पर्वत चोटी है यहाँ पे है, और यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ठीक बॉर्डर पर ही है। और पहले जो है, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है वह मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। ऊपर की तरफ बांधवगढ़, इधर की तरफ संजय गांधी पेंच, संजय गांधी जो है यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर ही है। और ये बांधवगढ़ है। इधर की तरफ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। और शहडोल यह जगह है, शहडोल भी एक जगह है। और यहाँ पे है मोरवा, जो कि सिंगरौली से कहते हैं। और यहाँ पे मोटी कोयले की चट्टानें पाई गई हैं। और ठीक इसी के बगल में ही यहाँ पे यह उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है, मतलब इसका जो अंतिम छोर है। और यह छत्तीसगढ़ से यहीं पे मिला हुआ है, साथ में झारखंड से भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो यह है सोनभद्र। और यहाँ पे सोनभद्र के पास ही गोविंद बल्लभ पंत सागर बना हुआ है, जो कि एक झील की तरह है, जो कि रिहंद बांध यहाँ बना हुआ है। उसी नदी पर यह स्थित है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो इस तरह मेरे प्यारे साथियों, हमने मध्य प्रदेश को पूरे तरीके से पढ़ लिया। और एक बार और चाहेंगे इसके बारे में बता दें। देखिए, यह मुरैना, इधर यह ग्वालियर, इधर की तरफ शिवपुरी, यह शिवपुरी है। और यह महादेव नाम का एक पार्क है। इधर की तरफ नीचे की तरफ तो यहाँ पे बिरसा, ये रहा साथियों बिरसा। नीचे की तरफ रायसेन, और यह सांची का स्तूप है, अशोक ने इसे बनवाया था। और इसी के बगल में ही है, यह पूरा भोपाल है, और भोपाल जो है इसकी राजधानी है। ठीक है। इसी के नीचे की तरफ जो देखें तो होशंगाबाद, जो कि इटारसी। और इधर की तरफ बुरहान दर्रा यह है। और ये नेपाल नगर जो है यहाँ पे कागज़ बनाने का कारखाना है। खंडावा एक पर्यटन स्थल है, यहाँ पे ओकारेश्वर या मंदिर है। इसी की तरफ ऊपर बढ़े तो पीथमपुर में क्या चीज़ बनता है जरूर बताइएगा। धार का किला जानते ही हैं। झबुआ, रतलाम, यह उज्जैन। ठीक है। और यहाँ पे मंदसौर में कुछ मिले हैं जो कि अभिलेख से संबंधित है। यह ऊपर नीमच है। और यहाँ पे गांधी सागर और यहाँ पे राणा सागर बांध बनाए गए हैं। अगर इधर की तरफ बात करें तो यह है पंचमढ़ी के इधर की तरफ छिंदवाड़ा, और यह आमला हो गया यहाँ पे। ठीक है। और आमला के बगल में बेतूर भी है यहाँ पे। और यह हो गया बालाघाट, यह बालाघाट हो गया। और यहाँ पे हो गया कान्हा, यहाँ पे हो गया साथियों ये कान्हा, ये रहा बालाघाट। ठीक है। ऊपर की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे अमरकंटक की यह चोटी है। और इधर की तरफ संजय गांधी पेंच यहाँ पे है। और ये जो है मोरवा या मोरनी या सिंगरौली का जो ऊंची मतलब कि मोटी परत कोयले की है, यहाँ पाई जाती है। यहाँ पे यह हो गया साथियों या रीवा, यह बांधवगढ़ है यहाँ पे। ठीक है। ऊपर से अगर बढ़ें तो ये रहा ओरछा, इधर की तरफ ओरछा है तो हमने नहीं बताया। और यह छतरपुर, यह टीकमगढ़, यह खजुराहो, इधर रहा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और जबलपुर जो कि एक हवाई अड्डा भी है, सबसे यहाँ पे बड़ा है। और आर्मी व्हीकल यहाँ बनता है। और कटनी जो है यहाँ पे रेलवे डिवीज़न है। और मांडला में जो है एक पार्क है जिसे फॉसिल पार्क कहते हैं। तो ये रहा, तो हमने मध्य प्रदेश को पढ़ लिया, समझ लिया। और अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ में देखेंगे कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो कि इम्पोर्टेंट है किसी न किसी चीज़ के लिए। तो छत्तीसगढ़ का यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए, इधर की तरफ यह मध्य प्रदेश का ये बॉर्डर बन रहा है। और आगे तरफ बढ़ते हुए कैसे बढ़ें तो आगे यह महाराष्ट्र का बॉर्डर बन गया। और इधर की तरफ जो है यह तेलंगाना का इधर बॉर्डर है। अब जो है ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, पतला में तो ये, और ये रहा उड़ीसा का बॉर्डर। और उसी का उड़ीसा से मतलब अच्छा खासा ये भी लगा हुआ है। और ऊपर की तरफ ये जो है ये झारखंड का अब बॉर्डर है। ठीक है। तो ये रहा छत्तीसगढ़। ऊपर की तरफ देखें, यहाँ पे अंबिकापुर, और यहाँ पे जसपुर नगर, इससे कोई मतलब ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन इधर की तरफ कोरबा
कोरबा आपने नाम सुना होगा। कोरबा एक ऐसा जगह है यहाँ पे एल्युमिनियम की फैक्ट्री लगाई गई है। तो यह छत्तीसगढ़ में कोरबा है और एल्युमिनियम के लिए है, जबकि रेणुकूट में उत्तर प्रदेश जो है एल्युमिनियम के लिए वह प्रसिद्ध है। तो कोरबा छत्तीसगढ़ हो गया। और नीचे की तरफ बिलासपुर, बिलासपुर यहाँ पे है नीचे, और छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर है यह नीचे की तरफ यहाँ पे है। इसी के नीचे भिलाई, भिलाई मतलब कि यहाँ पे रूस के सहायता से दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्टील इंडस्ट्री को लाया गया था। ठीक इसी के बगल में ही दुर्ग भी है, और दुर्ग जो है ब्रिटेन की सहायता से स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे बनाई गई थी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और अब आगे की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे कांकेर जो एक नक्सली एरिया है, कांकेर यह है, और सीता नदी यहाँ पे एक पार्क भी है। अब यहाँ पे इंद्रावती नदी भी है, और यहाँ पे इंद्रावती नदी के बगल में ही इंद्रावती पार्क भी है, इंद्रावती नेशनल पार्क है जो कि यहाँ पे है। और जगदलपुर यहाँ पे है, और यहाँ पे सुकमा भी है, जो कि ये महत्वपूर्ण है, जो कि ये दोनों जो जगह है यह किसी न किसी नक्सली क्षेत्र से संबंधित है, और यहाँ पे नक्सल रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, इतना ही था। और आगे की तरफ बढ़ें तो उड़ीसा, उड़ीसा देख लेते हैं। उड़ीसा की तरफ अगर बढ़ें तो यह रहा इसका मैप। यह जो है इधर छत्तीसगढ़ से लगा हुआ यह उड़ीसा है, और फिर इधर की तरफ यहाँ से ऐसे बढ़ते हुए यह आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, और फिर यहाँ से यह पूरी तरीके से बंगाल की खाड़ी से अब इसका क्षेत्र हो जाएगा, और यहाँ से इसे बनते हुए यह इस तरफ से आया हुआ है। ओके मेरे प्यारे साथियों, ऊपर की तरफ ही राउरकेला है। राउरकेला में स्टील इंडस्ट्री सबसे पहले बनाया गया था, और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला में बनाया गया था। नीचे की तरफ झारसुगुड़ा है, झारसुगुड़ा भी एक इम्पॉर्टेंट स्थल है, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज झारसुगुड़ा में भी बैठाई गई है। ठीक है, इधर की तरफ सिमलीपाल, इधर की तरफ जो है सिमलीपाल है, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें भितरकणिका है, ये सब इसमें देखे गए हैं। इसके नीचे की तरफ संबलपुर, संबलपुर भी है, और यहाँ पे हीराकुंड बांध है, जो कि यहाँ पे नर्मदा नदी आके आई है, और यहाँ पे हीराकुंड बांध बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ब्राह्मणी नदी भी यहीं से इसे निकली हुई है, और ब्राह्मणी नदी के ही तट पर जो है अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है, जिसे व्हीलर द्वीप भी कहते हैं। और ठीक इसी के बगल में ही यहाँ पे चांदीपुर द्वीप है, और चांदीपुर से ही टेस्ट किया जाता है सबसे पहले, और फिर ले जा करके अब्दुल कलाम द्वीप से यानी व्हीलर द्वीप से टेस्टिंग की जाती है। और इसी व्हीलर द्वीप के बगल में ही भितरकणिका, भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक कोरापुट है, और कोरापुट उड़ीसा में एल्युमिनियम फैक्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी प्रसिद्ध है कोरापुट। और कार्लापाट, यहाँ पे कार्लापाट नाम का यहाँ पे भी उद्यान है, जो कि राष्ट्रीय उद्यान नहीं है लेकिन नॉर्मल यहाँ पे है। और कालाहाड़ी यहाँ पे है, और यह सबसे सूखा स्थान कालाहाड़ी को ही कहा जाता है, सबसे सूखा स्थान यह है कालाहाड़ी। और इसकी राजधानी भुवनेश्वर, यह पूरी तरीके से इस जगह पे स्थित है, मतलब कि यह कटक यहाँ पे बगल में ही है, और लगभग समुद्र की से मतलब दूरी है लगभग 100-200 किलोमीटर 200, और यहाँ पे कटक है, और इसकी राजधानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर यहाँ पे है। और बताएं कि कटक में ही सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और यहाँ पे धमरा, यहाँ पे चांदीपुर के बगल में ही यहाँ पे धमरा भी है। उन्होंने बताया कि कोणार्क भी, यहाँ पे कोणार्क,
कोणार्क, इसे ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं। और ये एक मंदिर है, हिंदू मंदिर, और इसे अंग्रेज ब्लैक पेगोडा इसलिए कहते थे क्योंकि ये दूर से ही दिखाई देता था, इसलिए इन्हें लगता था कि बस हम उड़ीसा तक पहुंच गए हैं। अब फिर आगे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हम पश्चिम बंगाल पहुंच जाएंगे और वहां से हुगली नदी में होते हुए कलकत्ता पहुंच सकते हैं। और इसी के नीचे ही यहाँ पे पुरी है, भुवनेश्वर के बगल में ही पुरी है। और पुरी जो है आप जानते ही हैं, पुरी में एक मंदिर भी है जिसमें कृष्ण, सुभद्रा और बलदेव की मूर्तियाँ यहाँ पे रखी गई हैं और उनके हिसाब से यहाँ पे मेला भी लगता है। इसी की इधर तरफ गंजम जिला है, आपने नाम सुना होगा। तो ये सब महत्वपूर्ण जगह थे जिसको हमने देखा। आपकी क्या राय है इस वीडियो में और इस जानकारी को लेकर के ज़रूर लिखिएगा, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।